हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी विज्ञान की जो सीरीज चल रही है जनरल साइंस की, जो कि आपके यूपीपीसीएस, बीपीएससी एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो हमारा लेक्चर है उसमें अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सरल आवर्त गति। अभी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था गुरुत्वाकर्षण के नियम और ग्रहों की गति के बारे में कि प्लैनेट्स कैसे मोशन करते हैं और उनका क्या रूल है। तो मैंने उसमें क्या बताया था आपको, केपलर के 3 नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, और जो स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है। कैपिटल जी फिक्स होता है, स्मॉल जी वेरी करता है स्थान के, लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो अब हम बात करते हैं सरल आवर्त गति के बारे में। देखिए ये गति क्या है, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर जैसे आपने झूला देखा है, झूला एक जगह बंधा रहता है, वो क्या करता है, पीछे जाता है फिर आगे जाता है, फिर पीछे जाता है फिर आगे जाता है। तो ये क्या है, आवर्त। आवर्त का मतलब होता है ना कि अपने को रिपीट करना, ठीक है। तो अगर जैसे ये मान लीजिए कोई लोलक मैं टांग दूं, यहाँ पे एक धागा लूं, एक गोला लूं, सिर्फ उसको बांध के टांग दो। अब ये अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा ना, तो पहले जब यहाँ, अगर मैंने यहाँ इसको पकड़ा और यहाँ से छोड़ा, तो पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, और कुछ दूर जाने के बाद फिर यहीं से लौटेगा, फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा और फिर यहाँ लौट के यहाँ जाएगा। तो ये जो गति है ना, इसी को बोलते हैं सरल आवर्त गति। ये अपने को रिपीट करेगी, ठीक है, अपने को रिपीट करेगी, इसी को बोलते हैं सरल आवर्त गति। इसको आप, मैंने इस डायग्राम आप बना लीजिए, समझ लीजिए इसको, उसके बाद हम इसको लिखवा दे रहे हैं आपको। सरल आवर्त गति क्या होती है। तो जब कोई कण, इसको आप नोट करिए, जब कोई कण या पार्टिकल, देखिए कण मान लो, कोई सामान मान लो, जब कोई कण अपने माध्य स्थिति, इसकी माध्य स्थिति क्या है, ये इसकी माध्य स्थिति है, ये इसकी माध्य स्थिति है। माध्य मतलब मध्य के, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम यहां तक जाएगा, फिर यहां से यहीं आएगा, फिर मैक्सिमम इस तरफ यहां जाएगा, फिर यहां से घूम के यहां आएगा। ये इसकी क्या है, माध्य स्थिति। यदि कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक समान गति करता है, एक सीधी रेखा में गति करता है, समान गति करता है, तो क्या बोलते हैं इसको, सरल आवर्त गति। क्या बोलते हैं इसको, सरल आवर्त गति। जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करता है तो उसे क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति। अच्छा देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको। इसमें होता क्या है ना, इसमें पहले क्या होती थी, जो घड़ी होती थी, आप पहले की घड़ी देखिए, आज तो क्या हो गई है, सुई घूमता है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये सर्कुलर गति होती, पहले सुई की घड़ी, आप घड़ी देखेंगे, पहले की घड़ी जो होती थी, पहले की घड़ी लोलक वाली होती थी, और ऐसे उसमें मशीन से एक लोलक लगा रहता था, वो इसे घूमता था, पहले गया फिर आया, फिर यहां गया, ठीक है, और फिर यहां से आया। तो ऐसे वो बना रहता था पहले, पेंडुलम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, लोलक हिंदी में बोलते हैं पेंडुलम, पेंडुलम। तो पहले पेंडुलम वाली घड़ियां होती थी। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा, अब चूंकि भाई अब तो नई घड़ी आ गई है, आदमी घड़ी कहां देख रहा है, तो मोबाइल देख रहा है, लेकिन उस पर क्वेश्चन अभी भी बनते हैं, तो उसको हमें समझना पड़ेगा कि उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखो ऐसा क्या होता है, ये धागे से बना हुआ लोलक है। अब इसमें एक फार्मूला दिया गया है कि अगर मैं एक सरल आवर्त गति करता हुआ लोलक हो, तो वो उसका जो टी होता है, अर्थात आवर्त काल, कि कितने समय में वह यहां जाएगा, यहां से यहां आएगा, फिर यहां जाएगा और फिर यहां आएगा, मतलब एक चक्कर जो पूरा होता है ना, उसका जो एक चक्कर होता है वो कितने समय का होता है। तो उसको फार्मूला लगाया जाता है, T = 2 पाई रूट L बाई जी। इसको आप लिख लीजिए, T = 2 पाई रूट L बाई जी। T होता है यहाँ क्या, आवर्त काल। आवर्त काल का मतलब क्या है कि लोलक अपनी माध्य स्थिति से शुरू हो और एक चक्कर पूरा लगाए, पहले एक्सट्रीम पोजीशन पे जाए, फिर लौटे, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाए, फिर लौट के वहां आए। तो ये क्या होता है, पूरा एक चक्कर। ये हो गया आवर्त काल। पाई की वैल्यू आपको पता ही है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7। और L क्या है, जो ये लोलक आप लटकाए हैं ना, तो इसमें जो धागा बांधे हैं, इसी की लंबाई जो होती है वो L होती है, L। और G क्या है, G है आपका गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय
त्वरण, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, 10 मीटर पर सेकेंड को आप नोट कर लीजिए अच्छे से। t की वैल्यू जो होती है वो निकाली जाती है 2 पाई रूट एल बाई जी, जहां g होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और g की जो वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड l जो होता है यह जो लोलक बंधा हुआ है उसकी लंबाई l है। ठीक, अच्छा अब देखिए इसमें लोलक में दो प्रकार के लोलक होते हैं। एक होता है सेकंड लोलक, एग्जाम में पूछ लेता है कि सेकंड लोलक क्या है। तो सेकंड लोलक उसको बोलते हैं, सेकंड पेंडुलम उसको बोलते हैं जिसका आवर्त काल अर्थात t 2 सेकंड हो। इसको आप याद कर लीजिए इसे, क्योंकि एक सीधा क्वेश्चन आता है कि सेकंड लोलक किसको कहते हैं, जिस पेंडुलम का, जिस घड़ी का यदि किसी लोलक का आवर्त काल 2 सेकंड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड लोलक कहते हैं। ठीक, अच्छा एक और लोलक के बारे में हम बात करते हैं, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्त काल। अब इसको कैलकुलेशन में माना जाता है कि अगर मान लो डोरी इतनी लंबी हो कि अनंत लंबाई बोली जाए इसकी, कि अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्त काल कितना होगा। सरल लोलक का, इसको आप याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, आवर्त काल कितना होता है, तो वो होता है 84.6 मिनट। ठीक है, 84.6 मिनट, इसको आप नोट कर लीजिए। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्त काल 84.6 मिनट होता है। यह सरल लोलक के आवर्त काल की अधिकतम सीमा, इससे ज्यादा किसी भी लोलक के आवर्त काल की सीमा इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ये मैक्सिमम है 84.6। ठीक, ऐसा नहीं है कि कोई कहता है कि अगर लोलक की लंबाई अनंत है तो उसका आवर्त काल अनंत होगा, यही फंसाता है। तो अनंत नहीं होता, कितना होता है 84.6 होता है मिनट, 84.6 मिनट। और सेकंड लोलक का आवर्त काल कितना होता है 2 सेकंड। अब मैंने आपको फार्मूला बता दिया, ये फार्मूला याद रखना। ऐसे क्वेश्चन को जब रीजनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे आपके जिसमें तर्क लगाना होगा और जो सरल आवर्त गति से जुड़ा होगा उसमें ये फार्मूला ही काम देगा दोस्तों। ठीक है, अब हम बताते हैं कि लोलक को अगर कहीं आप पहाड़ पे ले जाते हैं या मौसम के हिसाब से कैसे चेंज होता है ये। अच्छा बताइए, अगर गर्मी पड़ रही है तो घड़ी तेज होगी कि तेज हो जाएगी या सुस्त हो जाएगी, पहले ये बताइए आप लोग। अगर गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगे, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगे और अगर मेटल का वो है क्या कहते हैं धागा है, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। अगर देखिए क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है और जो आपका मटेरियल हो वो टेम्परेचर से इफेक्टेड हो, गर्मी क्या करती है, विस्तार दे देती है चीजों को। T = 2 पाई रूट एल बाई जी। ठीक है, अगर गर्मी के कारण गर्मी बहुत पड़ेगी और अगर मेटल का अगर धागा, मान लीजिए अगर मेटेलिक धागा बना हुआ है आपके लोलक में, ठीक है, मेटेलिक धागा बना हुआ है ये मान लीजिए है, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या करता है, जो धातु का धागा होगा उसमें लेंथ में वृद्धि कर देता है, क्योंकि उससे उष्मा मिलती है और उष्मा मिलने से बढ़ जाती है उसकी लेंथ। और अगर लेंथ बढ़ गई तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी बढ़ जाएगी। और अगर घड़ी का आवर्त काल बढ़ गया, इसका मतलब घड़ी क्या हो जाएगी, घड़ी हो जाएगी सुस्त। क्या हो जाएगी, सुस्त। तो अगर L बढ़ता है, अगर लंबाई, लोलक की लंबाई जो है वो बढ़ेगी, जो धागा बांधा गया है, तो घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त। और अच्छा ग्रेविटी अगर बढ़े तो, अगर ग्रेविटी बढ़ेगी तो पूरी वैल्यू घटेगी, तो घड़ी हो जाएगी तीव्र। यही कॉन्सेप्ट काम करता है पूरे क्वेश्चन पे कि घड़ी तीव्र होगी या धीमे होगी, ये डिपेंड कैसे करता है, गुरुत्वीय त्वरण पे और उसकी लंबाई पे। ठीक, अच्छा मैं कहूं, मान लीजिए कोई घड़ी है
उसकी लंबाई, अभी उसका 1 सेकंड उसका आवर्तकाल है, ठीक। अब मैं कहूं कि उसकी लंबाई को मैंने 4 गुना कर दिया, क्या कर दिया, 4 गुना कर दिया, और अभी उसका 1 सेकंड आवर्तकाल है, तो 4 गुना अगर लंबाई कर दूं, धागा की लंबाई जो है वो 4 गुना बढ़ा दूं, मान लो 1 मीटर हो 4 मीटर कर दो, तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा। तो उसका आवर्तकाल देखिए, अगर आप t क्या है 2 पाई रूट एल बाई जी, इस समय है 1, और अगर आपने 4 गुना कर दिया तो 2 पाई रूट एल नहीं, अब 4l हो जाएगा, 4l बाई जी, 4 को रूट के अंदर से निकालो कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 2 रूट एल बाई जी, तो 2 गुना हो जाएगा, मतलब 1 सेकंड था अगर, तो अब क्या हो जाएगा 2 गुना अर्थात 2 सेकंड, ठीक है। तो जो आवर्तकाल होता है वो धागे की लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है और गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए आप पहाड़ पे जाते हैं तो घड़ी तेज हो जाएगी या सुस्त, क्वेश्चन आते हैं ये सब, यही सब तो वो देखता है एग्जामिनर कि आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं, कि केवल आप रट के आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप पहाड़ पे जाएंगे, ठीक है, जैसे आप पहाड़ पे जाएंगे तो पहाड़ पे जाने का मतलब क्या निकलता है, देखिए अब ये रही पृथ्वी, अब इस पे पहाड़ का मतलब क्या हो गया, ये रहा सेंटर, पहाड़ का मतलब है कि आप थोड़ी ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो जो RE होगा, जो रेडियस होगा पृथ्वी का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, त्रिज्या बढ़ेगी, और अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, जी मैंने क्या लिखा था, GME अपॉन RE स्क्वायर, अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो जी घटेगा, अर्थात ऊंचाई पे जाने पे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, घटता है। जो गुरुत्वीय त्वरण होगा ऊंचाई पर जाने पर, गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर, पहाड़ मतलब क्या, ऊंचा, अरे ऊंचाई, पहाड़ पे तो ऊंचाई ही होती है, तो जब ऊंचाई पे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, कम होगा, ठीक। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण कम हो रहा तो उसका फर्क क्या पड़ेगा, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, तो अगर G की वैल्यू क्या हो रही है, पहाड़ पे जाने पे घट रही है, अगर G घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो G घटेगा तो T बढ़ेगा, अर्थात T में वृद्धि होगी, और अगर T में वृद्धि होगी इसका मतलब है कि अब घड़ी चक्कर लगाने में ज्यादा समय लेगी, और अगर चक्कर लगाने में ज्यादा समय लेगी तो घड़ी का क्या होगा, घड़ी तेज हो गई या सुस्त, तो घड़ी सुस्त हो गई, अर्थात पहाड़ पे अगर आप लोलक वाली घड़ी लेके जाएंगे तो वहां घड़ी 1 घंटा, जो समय 1 घंटा लगता था अब उसको अब 1.25 घंटा लगेगा या थोड़ा ज्यादा लगेगा, अर्थात घड़ी आपकी सुस्त हो गई है, ठीक। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो घड़ी सुस्त कब होती है, घड़ी तीव्र कब होती है, या कौन समझ में आया, पहाड़ पे आप जाएंगे तो घड़ी क्या होगी, सुस्त हो जाएगी, क्यों, मैंने आपको पूरा बताया कैसे, पहाड़ पे जाएंगे तो पृथ्वी की जो प्रभावी त्रिज्या है वो बढ़ेगी, ये बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण घटेगा, गुरुत्वीय त्वरण घटेगा तो क्या होगा, जब गुरुत्वीय त्वरण घटेगा तो आपका G का मान घटेगा, और G का मान घटेगा तो T की वैल्यू बढ़ेगी, T बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ गया, अर्थात घड़ी सुस्त हो गई, ठीक। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बता दूं, जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण होता है ना भाई, गुरुत्वीय त्वरण कैसे पैदा होता है, कोई एक बड़ा पिंड है उस पे जो फोर्स लगाता है किसी वस्तु पे, वही उसका बल होता है गुरुत्वीय, और जो उस बल के कारण उत्पन्न होता है त्वरण, वही त्वरण है। तो चंद्रमा का भी अपना एक गुरुत्वीय त्वरण होता है, चंद्रमा मान लीजिए है ना, और ये रही पृथ्वी आपकी, अब ये इस शेप में नहीं है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, अब ये मत कहना सर ऐसा अंडाकार है पृथ्वी, चंद्रमा, तो देखिए पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण अगर वो G है तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, G/6, G/6। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा वजन, अगर मैं पृथ्वी पे खड़ा हूं तो मेरा वजन कितना है, mg भाई, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, पृथ्वी कितना एक्सेलरेट करती है, G से, तो चंद्रमा पे जाऊंगा तो कितना मेरा वजन होगा, m इंटू G/6, mg/6,
अर्थात जितना मेरा वजन पृथ्वी पे रहेगा, अगर मैं चंद्रमा पे जाके तौलूं तो मेरा वजन कितना हो जाएगा? 1/6, 1/6 हो जाएगा जितना आपका वजन है। अगर आप यहाँ 60 किलोग्राम भार के हैं तो आप चंद्रमा पे जाके नापिए, आपका वजन 10 किलो निकलेगा केवल। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? क्यों? अच्छा, जी की वैल्यू कम क्यों हो रही चंद्रमा की? क्योंकि चंद्रमा का भार कम है, वजन इसका द्रव्यमान कम है ना। जो एम मॉस ऑफ मून है वो काफी कम है, वो छोटा है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो द्रव्यमान कम है, तो जो पुलिंग फोर्स होगा वो कमजोर होगा। फोर्स कमजोर होगा तो त्वरण अपने आप ही कमजोर होगा। ठीक, तो इसका रीजन यही है, क्योंकि इसका द्रव्यमान कम होता है। तो mg/6 इस पृथ्वी के त्वरण का 1/6 होता है चंद्रमा का त्वरण, और जो भार हमारा पृथ्वी पे होगा उसका 1/6 भाग वहां पे वजन होगा चंद्रमा पर। अगर आप पृथ्वी पर 60 किलोग्राम भार के हैं और चंद्रमा पे जाएंगे तो आपका वजन आप तौलेंगे तो आपका कितना आएगा? 10 किलोग्राम भार। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड लोलक मैंने आपको बता दिया, अनंत लंबाई का लोलक क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, अच्छा, आवर्त काल में कोई घड़ी है, अब कोई घड़ी है मान लीजिए, इसमें जो आवर्त काल होता है ये पेंडुलम का, जो यहाँ जाता है और फिर यहाँ आता है, तो ये बताइए कि क्या इस लोलक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना दूर कितना समय लेगा घूमने में? इतना अगर मैं 5 किलो का बांधू या 6 किलो का बांधू तो नहीं। क्यों? क्योंकि t का जो वैल्यू होता है वो होता है 2π√L/g, जिसमें m कहीं नहीं है। इस फार्मूले में मास कहीं है ही नहीं, और अगर द्रव्यमान कहीं नहीं है तो t पर इसका मतलब है मास का कोई इंपैक्ट नहीं है, द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं होता। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि द्रव्यमान, ऐसे मैं कहूं लोलक, किसी सरल लोलक में द्रव्यमान को 4 गुना करने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, उम्मीद है कि आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये टॉपिक हमारा जो हुआ गुरुत्वीय गति, जो गुरुत्व के अधीन गति थी वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे चीजें होती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने पीवाईक्यू की तरफ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए अब क्या है। पहला क्वेश्चन है, किसने, पहला क्वेश्चन देखिए आईएएस में आ चुका है क्वेश्चन, किसने न्यूटन से पहले बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि सबसे पहले किसने बताया था कि वस्तु को, पृथ्वी अपनी तरफ वस्तु खींचती है, तो वो थे ब्रह्मगुप्त। कौन बताया था? ब्रह्मगुप्त। इन्होंने न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त जी ने। ब्रह्मगुप्त, ये गुप्ता पीरियड के आसपास के हैं। ठीक है, गुप्तोत्तर काल के हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अगर देखिए कहेगा कौन पहले बताया, तो ब्रह्मगुप्त। और नॉर्मली अगर दे दे कि किसने दिया है, तो न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो दिया है न्यूटन ने। ठीक, न्यूटन से पहले इन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर एक बल लगाती है जिसके कारण वो खींचती है, जिसके कारण वस्तु खींचती चली जाती है या गिरती है नीचे की ओर। और न्यूटन ने भी इसका सिद्धांत बाद में दिया, इसको आगे इन्होंने और एक्सप्लोर किया अच्छे से। तो क्वेश्चन ये आपका यहाँ पे हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? 2 बार आया है, एमपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस में। तो आंसर क्या होगा इसका? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया? न्यूटन ने। ठीक, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम क्या है कि ब्रह्मांड में किसी भी 2 वस्तुओं के बीच एक बल कार्य करता है
जो कि उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसका फॉर्मूला है F = G × m1 × m2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है एमपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस में। अच्छा, अब कह रहा है एक क्वेश्चन है यूपी पीसीएस 2007 का, कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़ी नहीं रह सकते। देखिए क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात, अंतरिक्ष में अगर आप हो, देखिए पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, एक सीमा तक ही कार्य करता है। ठीक है, एक सीमा तक ही कार्य करता है, और आप इस सीमा के बाहर अंतरिक्ष में चले गए तो अब ग्रेविटी तो काम करेगी नहीं, तो आप सीधा खड़े थोड़ी ना रह पाओगे। ये तो पृथ्वी है ना जो हमें, देखिए हम खड़े हैं यहाँ क्यों, क्योंकि पृथ्वी हमें खींच रही है अपनी तरफ, तो हम एक पोजीशन में है और हमने अपने आप को ऐसे अनुकूल किया है कि हमें स्टेबल रहना है, दोनों चीज है। लेकिन उसमें फोर्स कौन लगा रहा है? पृथ्वी। लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में चले गए जहाँ ग्रेविटी नहीं है, तब तो आप एक रैंडम मोशन में आ जाएंगे, आप किधर भी तरफ पलट सकते हैं, घूम सकते हैं, तो वहां पे आपको नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं काम करता, तो इसलिए अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। ठीक, आपको उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही होंगी, क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ता है तो क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन है यूपीसीएस 2010 का। अब कह रहा है अंतरिक्ष यात्री जो चक्कर लगा रहा है, अंतरिक्ष यात्री, अब मान लीजिए ये है, ठीक है, अब यहां ये पृथ्वी है, अब कोई ये अंतरिक्ष यात्री है, अब यात्री बना दो ना थोड़ा इंसान की तरह। अब ये मान लीजिए घूम रहा है, ठीक है, ये चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, यान में बैठ के या कैसे भी। अब ये चक्कर लगा रहा है, तो कह रहा है अब ये चक्कर लगाते समय अगर ये सेब एक फेंक दे, अगर ये यहीं से सेब फेंके, ऐसे फेंके, तो ये क्या होगा सेब का? तो इसमें ऑप्शन दिया, देखिए, पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा, अधिक गति से गतिवान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान होगा। तो देखिए ऐसा है, आप हैं कहाँ? अंतरिक्ष में। अब क्या होगा, ये अंतरिक्ष में है तो आप इसमें घूम रहे हैं, तो जो आपका सेब है ना, आप वो भी यान की गति से ही घूम रहा है, तो जैसे आप उसे छोड़ेंगे वो सीधा यान की दिशा में, जिस तरह यान से घूम रहा है ना, वैसे वो भी उसी दिशा में घूमना चालू कर देगा, वो नीचे नहीं गिरेगा, ध्यान रखना, क्योंकि उसको यान ने अपनी गति प्रदान कर रखी है पहले ही। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट है, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि पृथ्वी और सूर्य की, ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसके स्थान पर दोगुनी हो जाए, जो दूरी अभी है अगर उसको हम दुगना कर दें तो गुरुत्वाकर्षण का बल कितना हो जाएगा? ये देखिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन है कि अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, देखिए अब ये सिंपल फार्मूला वाला क्वेश्चन है, मान लीजिए ये रहा सूर्य और ये रही पृथ्वी, अब इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? मान लीजिए इनके बीच में d डिस्टेंस है, सूर्य और ये है पृथ्वी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अब अच्छा अभी कितना फोर्स है पहले वो देख लीजिए। F क्या होता है? G × m1 × m2 अपॉन d स्क्वायर होता है। अब कह रहे हैं कि ये d जो है ना बीच में, उसको दुगना कर दीजिए, अर्थात ये d को कर दीजिए 2d। तो अब 2d करने पे क्या हो जाएगा? यही फार्मूला लगाइए, ये F1 होगा, ये F2 हो गया मान लीजिए, तो G m1 m2 इनटू में है सब d स्क्वायर, तो यहाँ पे d क्या हो जाएगा? ये d था अब 2d हो गया, तो इसको 2d का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? G m1 × m2 अपॉन 4d स्क्वायर। अच्छा अब देखिए G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर क्या है? F1 है, ये क्या है? F1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/4 F1 इज इक्वल टू F2। अर्थात जब हम दूरी को दुगना करेंगे, दूरी को दुगना करने पर जो फोर्स नया होगा वो पहले फोर्स का
1/4 होगा। ठीक है, पहले फोर्स का 1/4 इज इक्वल टू नया फोर्स अगर हमने दूरी दुगनी कर दी। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2009 में आया हुआ है। अब ये कह रहा है, अच्छा ये नोट कर ली, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। समझ में आया ना क्वेश्चन कैसे? डी को क्या कर दिया 2d, अब डी था तो क्या फोर्स था ये 2d कर दिया तो 2 दूनी 4 4d स्क्वायर। अभी इसकी वैल्यू कितनी है f1, तो f1 रख दिया 1/4 हो गया, 4 नीचे है तो 1/4 हो गया, तो कितना हो गया पहले का 1/4 इज इक्वल टू न्यू फोर्स। ठीक, अब कह रहा है जब, अब नया क्वेश्चन है एमपीपीसीएस का, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो देखिए वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो भार में कोई परिवर्तन आता है क्या? कोई वस्तु अगर मान लीजिए ऊपर से गिरा दी गई तो उसका भार परिवर्तित होगा नहीं। अगर आप देखिए, अगर आप वायु प्रतिरोध को नगण्य मान लीजिए, क्योंकि वायु प्रतिरोध भी होता है, जैसे आप कोई वस्तु नीचे गिराते हैं तो उसमें वायु भी बल लगाती है, लेकिन अगर कुछ बोला नहीं गया तो हम उसको नगण्य मान के चलते हैं, सामान्य अवस्था में कि नगण्य, तो क्या होगा वो, उसका भार कोई चेंज होगा नहीं, तो उसका कोई भार चेंज नहीं होगा। अगर ये मान ले कि वायु है, वायु में गिरती है तो भार घट जाता है। क्यों? देखिए जैसे मान लो कोई वस्तु है, ठीक, अब ये नीचे गिरना चालू हुई तो क्या होगा, यहाँ आसपास हवाएं हैं, तो हवाएं क्या करती हैं, फोर्स लगाती हैं इस पे। हवाओं का भी तो उत्प्लावक बल होगा, जैसे पानी बल लगाता है वैसे हवा भी बल लगाती है। जैसे देखिए अब कागज, हल्का कागज छोड़ के देखिए तो कुछ देर ऐसे तैरते हुए जाता है नीचे, सीधा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उस पे हवाओं द्वारा जो उत्प्लावक बल लग रहा है उसके कारण वो थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है, तैरते हुए जा रहा है। तो अगर हवा में कहेगा तो भार कम हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स ऊपर से लगेगा, भार नीचे की तरफ कार्य करता है, तो इसमें से ये घट जाएगा, तो नेट जो भार होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला गया है तो वो निर्वात में बोला गया है, तो निर्वात में क्या होगा, हवा तो होगी नहीं, या तो बोलेगा निर्वात या तो कुछ नहीं बोलेगा, तो निर्वात ही मान के चलेंगे कि हवा का इफेक्ट नगण्य है, आदर्श स्थिति में लेके चलते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, हवा है नहीं तो फोर्स लगेगा नहीं, तो भार हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका आया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि लकड़ी, लोहा व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से गिराया जाता है। क्वेश्चन क्या है, लकड़ी, लोहा व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ठीक है, कह रहा है कौन सा टुकड़ा पृथ्वी पर सर्वप्रथम पहुंचेगा। तो देखिए अब स्थिति क्या है, जब कुछ नहीं बोला हो तो हम क्या लेके चलेंगे कि वायु का प्रतिरोध कुछ नहीं है। अब कौन कौन सा टुकड़ा है देखिए, एक है लकड़ी, एक है लोहा, एक है मोम ना। लकड़ी, लोहा, मोम समान आकार के, एक है लकड़ी, लोहा, मोम, ये समान आकार के हैं। अब इनको कह रहा है गिराया जा रहा है, तो देखिए अगर वायु का प्रतिरोध आपने नगण्य मान लिया, कुछ नहीं बोला तब नगण्य नहीं मानेंगे आदर्श स्थिति में कि वायु पे फोर्स नहीं लगा रही है, तो आपको ये पता होगा कि इनका पहुंचने का बोल रहा है कि कौन पहले पहुंचेगा कौन बाद में पहुंचेगा। तो देखो जो होता है कि इन पे जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा सब पे सेम लगेगा, जी 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 लगेगा सेम। ठीक है, सब पे क्या लगेगा, जी लगेगा। और अगर आप पहुंचने की बात कर रहे हैं तो एक गति का फार्मूला मैं आपको बता दूं, होता है S = ut + ½ at²। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ये चूंकि ग्रेविटी सब पे सेम काम कर रही है, आकार सबका समान है, हाँ बस
एक लकड़ी का है, एक लोहे का है, एक मोम का है। तो इस स्थिति में क्या होगा, चूंकि ग्रेविटी सेम है और हवा का फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये सब एक साथ ही पहुंचेंगे, ये तीनों के तीनों एक साथ ही पहुंचेंगे, क्योंकि ए सेम रहेगा और टाइम भी समान लगेगा। जो टाइम लगता है वो समान टाइम लगेगा। अगर देखिए तीन वस्तुएं हैं, चाहे कितनी भारी हो चाहे कितनी हल्की हो, अगर आप आदर्श स्थिति में हवा नहीं है, निर्वात है, हवा का प्रभाव नगण्य मान लिया जाए, तो अगर छत पर से तीन सामान को फेंको, एक कागज, एक लोहे का टुकड़ा, एक पत्थर का टुकड़ा, तो तीनों समान टाइम पे पहुंचेंगे। समस्या क्या, देखिए फंसता कहाँ है, अगर वायु रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे लोहा है और यहाँ कागज है, ठीक है, यहाँ लोहा है, यहाँ कागज है और यहाँ से इसको गिराया जाता है, और यहाँ अगर वायु रहेगा तो क्या करेगा, लोहे पे भी बल लगेगा, कागज पे भी, लेकिन चूंकि कागज का वजन क्या है, हल्का, तो यहाँ प्रभावी हो जाएगा ये, तो ये ज्यादा समय लेगा, और लोहे पे भी लगेगा बट लोहे का भार चूंकि ज्यादा है तो तेजी के साथ नीचे आएगा और कम समय में लोहा यहाँ पहुंचेगा। ठीक, तो उत्प्लावक बल से प्रभावित होता है। अगर हवा नहीं है तो वो एक ही समय पे पहुंचेंगे और एक समान वेग ही उनको मिलेगा। ठीक, एक समान वेग और एक समान समय पे पहुंचेंगे, ये चीज आप याद रखिएगा। अगर कुछ नहीं बोला गया है तो आप क्या मानेंगे कि हवा नहीं है। अगर कह दिया हवा तो फिर जो सबसे ज्यादा वजन होगा वो सबसे जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि उस पर उत्प्लावक बल तो लगेगा बट उसका खुद का भार इतना ज्यादा है कि उसको नगण्य कर देगा या कम कर देगा, और जो हल्के वाले हैं उनको ज्यादा समय लगेगा नीचे आने में। ठीक, ये आपको समझ में आया। ऐसे देखिए एक क्वेश्चन और आया हुआ है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, अब देखिए क्या बोल दिया इसने, हवा में, ठीक है, अब हवा में कह दिया, इसका मतलब जो हवा है अब यहाँ फोर्स लगाएगी। ठीक, अब हवा फोर्स लगाई और कह रहा है समान भार की है, तो लोहा और लकड़ी, तो आपको पता है लोहे का डेंसिटी ज्यादा, लकड़ी का कम। अब जो भार लगे, समान भार तो है बट ये क्या होगा, ये मोर डेंस है, तो ये इस पे जो उत्प्लावक बल होगा वो कम क्षेत्र में लग पाएगा और लकड़ी पे ज्यादा क्षेत्र पे लग पाएगा, तो यहाँ उत्प्लावक बल ज्यादा रहेगा, तो ये देरी से पहुंचेगा और ये तेजी के साथ पहुंचेगा। तो लोहे की जो गेंद होगी वो पहले गिरेगी और लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, और हवा नहीं रहेगा तो दोनों एक साथ पहुंचेंगे। परंतु हवा की स्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी और लकड़ी की गेंद बाद में पहुंचेगी। ठीक है, और हवा नहीं रहेगी तो दोनों सेम टाइम पहुंचेंगे, ये याद रखना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंफ्यूज मत होना। एक क्वेश्चन देखिए, फिर एक पूछा यूपीपीसीएस 2015 में, दो गेंदें हैं जिनका वजन है 10 किलोग्राम 1 किलोग्राम, उन्हें 20 मीटर ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो कौन सा सही है। अब देखिए इसमें क्या है, हवा के बारे में बताया है क्या, नहीं, और नहीं बताने पे क्या हम मानते हैं कि हवा का प्रभाव नगण्य है, तो हवा का प्रभाव नगण्य होगा तो कब पहुंचेंगे, दोनों एक साथ पहुंचेंगे, खत्म। हवा के बारे में अगर बात नहीं बोला कि हवा में, तो हम मान के चल, तो जो भी फेंका जाएगा दोनों समान पहुंचेंगे, और हवा है तो जो ज्यादा डेंस है वो पहले पहुंचेगा, ज्यादा वजन वाला पहले पहुंचेगा। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पीसीएस का, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है, मतलब इसमें असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, हाँ रहता है। क्यों, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण जो जी लगता है, ग्रेविटी लगती है, वो जी है, तो चंद्रमा का कितना है, g/6। तो अगर पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु है तो उसका भार कितना होगा, mg, m × g, और चंद्रमा पर कोई अगर वस्तु है तो उसका भार कितना होगा, m × g/6, क्योंकि यहाँ g/6 है, तो यहाँ भार कितना हो जाएगा, 1/6। तो पहला ऑप्शन सही है। और दूसरा कह रहा है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो क्या ऐसा है, नहीं, चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण है, ऐसा नहीं है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है लेकिन वो पृथ्वी की तुलना में
कमजोर है, ये आप बोल सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है जो 2 बार पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? किसी पिंड का भार का अधिक, किसी पिंड का भार, क्वेश्चन क्या है? किसी पिंड का भार। अब वो ऑप्शन दे रहा है, देखिए क्या दे रहा है। पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2 बार आया हुआ है यूपीपीसीएस 2006-2009 में। यूपीपीसीएस 2006-2009 में 2 बार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है। किसी पिंड का भार, अब देखिए पृथ्वी पर भार कैसे काम करता है। पृथ्वी कैसी है? करीब करीब ऐसी, ध्रुवों पे चपटी और किनारों पे इधर फैली हुई थोड़ी सी। ठीक, अब कह रहा है कि कहां भार अधिकतम होगा। आपको पता है कि ये है ध्रुव, क्या है ये? पोल या ध्रुव जिसे बोलते हैं। अब क्या है ये? अगर व्यक्ति, अब देखिए पृथ्वी, आपको पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ कम है, और पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है, जो ग्रेविटी होता है, वो पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, G = g/r²। तो अगर त्रिज्या कम होगी तो G बढ़ जाएगा। तो यहां जो त्रिज्या है विषुवत रेखा, ये है विषुवत रेखा। क्या है ये? विषुवत रेखा। और ये क्या है? ध्रुव। तो ध्रुव, ये जो विषुवत रेखा पे त्रिज्या है पृथ्वी की वो ज्यादा है, और यहाँ पे जो त्रिज्या है वो ध्रुवों पे वो कम है। और अगर त्रिज्या कम होगी तो G का मान ज्यादा होगा, और G का मान ज्यादा होगा तो हमारा भार क्या होगा? mg ज्यादा होगा। अर्थात पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कहां? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इसको नोट कर लीजिए। ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किस पे? ध्रुवों पर अधिकतम होता है किसी भी पिंड का भार पृथ्वी पर। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। कि ये एक बार और आया हुआ है 2015 में। इसमें एक पिंड की जगह मानव दे दिया है कि मानव का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर। मैंने समझा दिया कैसे होता है। इसमें कोई दिक्कत आ रही है आपको? यहाँ त्रिज्या कम है तो G का मान ज्यादा, G का मान ज्यादा तो mg ज्यादा। mg तो भार है, mg जो होता है वही तो भार होता है इंसान किसी पिंड का। ठीक है, अब क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है? अगर किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, ठीक है, कितना है? 100 किलोग्राम है किसी वस्तु के द्रव्यमान पर। अच्छा हाँ, कह रहा किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। देखिए ये आईएएस का क्वेश्चन है 2001 का। अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा दूं। अब देखिए ऐसा इतना क्वेश्चन आपको मैं करा दे रहा हूं ना कि आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी सब्जेक्ट में, आप आराम से पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक, कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है। कितना है? 100 किलोग्राम। क्या द्रव्यमान पृथ्वी पर, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पे 100 किलोग्राम है। अब कह रहा है अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित जो त्वरण है वो G/6 होगा, तो चंद्रमा पे वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? क्या कह रहा है? चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? क्या क्या कहते हो आप? G होता है, यहाँ mg कितना है? 100 किलो।
और तो यहाँ कितना हो जाएगा, सीधा g/6 कर दे, मतलब 100/6 नहीं करना है। यही तो ट्रिक है, यहाँ g/6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ वो द्रव्यमान नहीं, भार की बात नहीं कर रहा। जब हम g/6 करते हैं वो तब करते हैं जब वो भार कहता है, यहाँ हम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है किसी वस्तु का। तो अगर यहाँ 100 किलो है तो चंद्रमा नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कहीं ले जाओ वो 100 किलोग्राम ही होगा। ठीक, ये आपका ट्रिक क्वेश्चन था, ये यूपीएससी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए यूपीएससी वाले भी बढ़िया नचा रहे हैं अच्छा स्टूडेंट को। 2001 का क्वेश्चन है ये कि अगर पृथ्वी पे 100 किलोग्राम उसका द्रव्यमान है तो कहीं भी जाओ वो 100 ही रहेगा। हाँ, अगर कह देता अगर पृथ्वी पे 100 किलोग्राम भार है, अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 100 किलोग्राम भार है तो उसका चंद्रमा पे कितना हो, 100/6 तब हो जाएगा। भार कहेगा m इंटू जी, क्योंकि m इंटू जी तो g/6 हो रहा है, तभी तो mg/6 होगा। अगर केवल m कहेगा तो फिर g/6 का मतलब थोड़ी ना है, तब तो सीधा 100 का 100 ही रहेगा 100। ठीक है, तो ये क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 100 किलोग्राम ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन आता है कि भारहीनता होती है। भारहीनता क्या है? भारहीनता एक कॉन्सेप्ट है, जब गुरुत्वाकर्षण जो हमारे ऊपर कार्य कर रहा है वो शून्य हो जाए ना, तो उसे ही बोलते हैं भारहीनता की स्थिति। ठीक, जब गुरुत्वाकर्षण बल जो काम कर रहा है हमारे ऊपर वो शून्य हो जाए, वही है क्या है, भारहीनता की स्थिति। तो ये आप दिमाग में रखिएगा, नोट कर लीजिए। भारहीनता वो अवस्था है जब गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। जैसे मान लो ये वस्तु है, ठीक है ना, अब मैंने इसको फेंका तो ये कुछ ऊंचाई तक जाती है, फिर वहीं से लौटने लगती है। तो क्या होता है, ये जब जा रही है ऊपर ना, तो एक तो मैंने इसे बल दिया और पृथ्वी भी इसको खींच रही है, तो एक समय ऐसा आएगा जहां ऊपर लगने वाला बल जो मैंने दिया था इसको और जो नीचे लगने वाला बल बराबर हो जाएगा। अब ये उस स्थिति में भारहीनता की स्थिति में, वेट लॉस, 0 वेट की स्थिति, भारहीन हो गया ये, अभी इसको कोई वेट का अनुभव नहीं होगा। ठीक है, ठीक, ये चीज हो गया। हम जब लिफ्ट में जाते हैं तो यही तो होता है। लिफ्ट में क्या होता है, लिफ्ट में हमारा वजन काम करता है, ऊपर से लिफ्ट हम पे बल लगाती है अलग तरीके से ले जाने के लिए। तो उस समय हमें क्या होता है, देखिए थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है, वही भारहीनता की स्थिति है। क्योंकि हमें हमारा वेट वहां पे हमें महसूस नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारा बल जो भार का वो नीचे लग रहा है और लिफ्ट लगाती है हमारे ऊपर बल, तो उससे क्या होता है, भारहीनता की स्थिति पैदा होती है। अब और क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। एक क्वेश्चन आया है यूपीसीएस का, बड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पृथ्वी अपने कक्ष में 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। कह रहा है पृथ्वी, ये है पृथ्वी, ये रहे सूर्यदेव, सूर्य कहिए, देव तो क्या भाई, साइंस में तो हम देवता वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं मानते, आस्था के रूप में हम इनको बिल्कुल देवता हिंदू धर्म में माना जाता है, और भी धर्मों में माना जाता है। तो आस्था के धर्मों में हम इनको सूर्यदेव, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हमको तारा के रूप में देखते हैं कि सूर्य एक तारा है। ठीक है, पूरे सम्मान के साथ। ये रहा हमारा प्लेनेट पृथ्वी। अब कह रहा है कि पृथ्वी बहुत तेजी के साथ गति करती है, 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। 4400 किलोमीटर प्रति घंटा के, सोचिए कितना तेजी के साथ घूम रही है पृथ्वी, 4400 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 4,000-4,500 किलोमीटर घूमती है। तो अब कह रहे हैं कि इतना तेज घूम रही हैं तो हमको क्यों नहीं पता चल रहा। सही बात है कि अगर इतनी तेजी के साथ गति कर रही है पृथ्वी, तो फिर हमको क्यों नहीं मालूम पड़ता कि उस गति का क्यों। तो इसका रीजन क्या पता है, इसका रीजन है क्योंकि हमारी पृथ्वी की सापेक्ष हमारी गति बहुत कम है या शून्य है, इसीलिए हमें उसका एहसास नहीं होता है। तो अगर कोई पूछे
कि पृथ्वी की गति इतनी तेज है, इतना तेज सूर्य का चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पे रोटेट करती है, किसी चीज का अनुभव क्यों नहीं होता? क्यों? इसका आंसर है क्योंकि हमारी जो गति है वो पृथ्वी के गति के सापेक्ष बहुत कम या लगभग शून्य है। ठीक, इसीलिए हमें उसका पता नहीं चल पाता। ठीक है, पृथ्वी बहुत तेज घूमती है। पृथ्वी देखिए एक्सिस ऐसे होता है, पृथ्वी का एक्सिस ऐसे होता है, ये 23.5 डिग्री झुकी रहती है पृथ्वी। ठीक है, ऐसा है, अभी जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इसको बताएंगे। तो अब ये घूमती है तो ये बहुत तेजी के साथ घूम रही है। ठीक है, लेकिन हमें नहीं मालूम पड़ पाता। जैसे हम खड़े हैं, हमें मालूम पड़ रहा है कि हम जिस पे खड़े हैं, जिस पृथ्वी पे हम खड़े हैं, घूम रही बड़ी तेजी के साथ? नहीं, हमें मालूम ही नहीं पड़ता। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यही है कि हमारी जो गति है, जो यहाँ व्यक्ति खड़ा है उसकी गति लगभग पृथ्वी के सापेक्ष मनुष्य की गति लगभग शून्य है। इसीलिए इसके घूर्णन गति का अनुभव नहीं होता। इसलिए घूर्णन गति का अनुभव नहीं। इसलिए पृथ्वी के घूर्णन गति का अनुभव जीव को या मनुष्य को नहीं हो पाता। पृथ्वी बहुत तेज घूमती है, लेकिन चूंकि हमारी गति पृथ्वी के सापेक्ष काफी कम है या लगभग शून्य है, इसलिए हम उसकी गति को महसूस नहीं कर पाते। ये रीजन है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस 2013 में। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, जो मैंने लिखा हुआ है इसको नोट कर लीजिए कि सापेक्ष अपनी गति वो काफी कम या लगभग शून्य होती है, इसलिए हमें इसका अनुभव नहीं हो पाता। ये 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये यूपीपीसीएस 2013 क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसके ऑप्शन देखिए कितने बढ़िया बनाए हैं इसने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बनाया है, एक बोला है कि पृथ्वी के आकार की अपेक्षा हम बहुत छोटे हैं। आपको लग सकता है कि ये हो, तो ये गलत है, ये नहीं है। अपने कक्ष में पृथ्वी की अपेक्षा हमारी गति शून्य है, दूसरा ऑप्शन। संपूर्ण सूर्य मंडल भी चलायमान है, ये भी नहीं है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है, ये कह रहा है कि पृथ्वी हमें खींचती है इसलिए हमें महसूस नहीं होता। नहीं, इसका आंसर यही है क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा हमारी गति काफी कम या लगभग शून्य है। पृथ्वी 4400 किलोमीटर पर आवर की गति से घूमती है, 4400 किलोमीटर पर आवर। और हम सोचिए अब खड़े हैं, हमें महसूस हो रहा है? हमें बिल्कुल फीलिंग नहीं आ रही, हमें लग रहा है हम स्थिर हैं, लेकिन ये पूरी पृथ्वी घूम रही है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो रिलेटिव वेलोसिटी हमारी है वो लगभग शून्य है। ये 2013 का क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2012 का। कह रहा है कि अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए, अगर पृथ्वी के अंदर जो ताकत है गुरुत्व बल की, अगर वो खत्म हो जाए तो क्या होगा? पृथ्वी का अगर गुरुत्वाकर्षण बल ही खत्म हो जाए, जो जी की वैल्यू मान लो 0 हो जाए, तो क्या होगा? तो जी की वैल्यू अगर 0 होगी तो mg अर्थात भार क्या बोलते हैं? mg, m इंटू जी क्या हो जाएगा? m इंटू 0 हो जाएगा। और इसका द्रव्यमान क्या होगा अगर किसी भी पिंड का? तो द्रव्यमान या मास जो होगा वो क्या रहेगा? वो नियत रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाए तो वस्तु का भार तो शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, तो उसका द्रव्यमान वही रहेगा, भार शून्य हो जाएगा। इससे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। सोचिए 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर है। यहां से क्वेश्चन सीधे आते हैं। ये मैं मिटा दूं?
क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर, ये यूपीएससी 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी 2011 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। अब देखिए, पृथ्वी पे जो पृथ्वी के चारों ओर, जैसे ये पृथ्वी है तो इसके चारों ओर सैटेलाइट घूमता रहता है, तो वो कह रहा है कि ये कैसे घूम पाता है, ये गिरता क्यों नहीं है? तो इसका रीजन क्या है? पृथ्वी द्वारा लगाया गया जो बल होता है इसको क्या करता है? त्वरण देता है, और इस त्वरण के कारण क्या होता है? ये इसको वेलोसिटी मिलती है और ये ऐसे गति करता रहता है। ये नीचे की तरफ नहीं गिरता, इधर नहीं गिरेगा, ये इसी दिशा में गति करता रहेगा। तो जो पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्व बल, पृथ्वी के गुरुत्व बल द्वारा जो त्वरण मिलता है उसी के कारण वो नहीं गिरता है, कि पृथ्वी का आकर्षण बल उसको क्या करता है? उसको गति प्रदान करता है। जो आकर्षण बल है उसको त्वरण देता है, त्वरण से उसको गति की दिशा वही बनी रहती है हमेशा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2011 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये कारण होता है। अच्छा देखिए क्या होता है, कभी अगर जो आपने वो डाला सैटेलाइट डाला, सैटेलाइट अगर बहुत ज्यादा नजदीक है जहां पे वायुमंडल का घर्षण काम कर रहा है या बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे इसको विचलन आएगा, विचलन आने से धीरे धीरे गिरने के चांसेस के ज्यादा रहते हैं। और अगर थोड़ा ज्यादा ऊंचाई पे आप सैटेलाइट छोड़ोगे तो वहां पे वायुमंडल जैसी चीजें नहीं मिलेंगी, तो फिर वो उसका जो अवधि होगा वो लंबा होगा। इसलिए जो नजदीक के कक्षाओं में ग्रह छोड़े जाते हैं वो जल्दी समाप्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और जो दूर की कक्षाओं में ग्रह छोड़े जाते हैं वो बने रहते हैं। इसका रीजन एक ये भी है। एक क्वेश्चन आया है कि यूपीएससी 2017 में कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो मैंने आपको कल बताया था, जो डॉपलर इफेक्ट होता है, रडार जो ये डॉपलर इफेक्ट होता है, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? इसमें क्या करता है कि कोई वस्तु है ना, कोई सैटेलाइट है, तो उसको जानने के लिए क्या करते हैं? रेडियो से उसको डिटेक्ट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो डॉपलर प्रभाव होता है। डॉपलर प्रभाव के द्वारा डॉपलर ट्रैकिंग के द्वारा हम क्या करते हैं? कृत्रिम उपग्रह की ट्रैकिंग करते हैं। डॉपलर इफेक्ट के द्वारा कृत्रिम उपग्रह की ट्रैकिंग करते हैं। ट्रैकिंग, कृत्रिम उपग्रह की ट्रैकिंग करते हैं डॉपलर इफेक्ट के द्वारा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो वो ऐसा निम्न से किस कारण से करता है? तो सिंपल सा है भाई, किसी भी अगर कोई वस्तु के चारों ओर चक्कर लगा तो किसके कारण हो रहा है? जो यहाँ पे बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, या इसका इस पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल कह लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब लोलक वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। लोलक की, ये बीपीएससी 2005 का क्वेश्चन है। लोलक की कालावधि या टाइम पीरियड, जो टी बोलता हूं, वो किस पे निर्भर करती है? तो आपको पता है टी का फार्मूला क्या है, सीधा लिखिए 2π√L/g। तो जो टी है वो किस पे निर्भर कर रहा है? टी निर्भर कर रहा है एल पे और जी पे। मास पे कर रहा है क्या? एम नहीं। तो केवल लंबाई, लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है। जो अवधि होती है, जो टाइम अवधि होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? लोलक की लंबाई और ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है बीपीएससी 2005 का, आप इसको नोट कर लीजिए। बीपीएससी 2005 सीधा क्वेश्चन आया है, किस पे निर्भर करता है? तो लंबाई पे और गुरुत्वीय त्वरण पे, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। हालांकि इसने क्या देखा है, समय के ऊपर निर्भर करती है तो गलत है, तापक्रम के ऊपर गलत है, द्रव्यमान के ऊपर तो गलत है, लंबाई पे ऑप्शन लंबाई होगा या तो गुरुत्वीय त्वरण होगा तो गुरुत्वीय त्वरण होगा। ठीक, लोलक घड़ियां यूपीपीसीएस में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, इसको बहुत ही अच्छे से कर लो।
2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, फिर आ सकता है। लोलक घड़ियां, क्या कह रहा है? लोलक घड़ियां, ये कब आया है? यूपीपीसीएस में 2 बार, यूपीपीसीएस में 2 बार आया हुआ है। कह रहा है लोलक घड़ी, लोलक घड़ी गर्मी में, लोलक घड़ी क्वेश्चन क्या है? लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है। मैंने आपको कराया था कॉन्सेप्ट, लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है? सुस्त इसलिए हो जाती है क्योंकि 2 पाई रूट एल बाई जी का फॉर्मूला आप देखिए, समझ में आ जाएगा क्यों सुस्त हो रही है। क्योंकि गर्मी के कारण धागा अगर बना है या धातु का है, किसी चीज का है, तो उसमें प्रसार होता है। गर्मी लोलक की लंबाई बढ़ा देती है, सिंपल सी बात है। गर्मी के कारण प्रसार होता है किसमें? एल में, अर्थात लोलक की लंबाई में, लोलक की लंबाई में। और जब इसमें प्रसार होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एल की वैल्यू ज्यादा, एल की वैल्यू ज्यादा तो पूरे टी की वैल्यू ज्यादा, क्योंकि समानुपाती है, सामने सामने, नीचे तो नहीं 1 करके नहीं है, तो टी प्रोपोर्शनल एल रूट एल कह देंगे। तो अगर एल बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी, इसका मतलब ज्यादा समय ले रही है, ज्यादा समय ले रही है, तो अब घड़ी क्या हो गई? सुस्त हो गई। अब जो 1 सेकंड में काम हो रहा था उसमें 1.5 सेकंड लग रहा है, तो घड़ी क्या हो गई? धीरे हो गई ना। तो घड़ी सुस्त क्यों होती है? क्योंकि लोलक की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। यूपीपीसीएस में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार। देखिए, एक आया 2012, एक है 2012 में भी आया हुआ है, 1994 में भी आया हुआ है। यूपीपीसीएस में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो लोलक की लंबाई के बढ़ने से। अच्छा, एक चीज कह रहा है, अगर लड़की झूले पे बैठी है और झूला झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा? देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैं समझाता हूं कि क्या होता है इसमें। अगर लड़की झूला झूल रही है, ठीक है ना, लड़की क्या कर रही है? झूला झूल रही है। देखिए, अब ये मान लीजिए झूला कैसा होता है? इस टाइप का कुछ। अब यहाँ लड़की एक बैठी है, ठीक। अब क्या कह रहा है? देखिए क्या होता है ना, जब से अगर कोई गोलाकार वस्तु है तो उसका हम कहते हैं कि मास यहाँ कम। देखिए क्या होता है, एक होता है हमारा सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र। किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिस पर हम उसके समस्त द्रव्यमान को केंद्रित मानते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी पिंड को अगर कैलकुलेट किया जाता है दूरी के मामले में, तो सेंटर ऑफ मास से ही जोड़ के किया जाता है। अब लड़की अगर बैठी है तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल नीचे है, ठीक। और जैसे ही लड़की खड़ी होगी, देखना, लड़की अगर मैंने झूले पे है ना, अब लड़की यहाँ खड़ी हो गई, अब खड़ी हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसका कहीं बीच में होगा। सेंटर ऑफ मास समझिए ना कि इस बिंदु पे उसको केंद्रित माना जा सकता है, या इस बेस पे समझिए कि वह बिंदु जिसपे समस्त भार कार्य करता है किसी पिंड का, तो वो क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ मास। देखिए, जैसे अब ये है क्या अपना मार्कर, तो अब मार्कर का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो बताऊं क्या होगा? जिस पॉइंट पे ये बैलेंस हो जाएगा वही इसका सेंटर ऑफ मास है। इसका मतलब समस्त भार वहीं कार्य कर रहा है। देखिए, बैलेंस होने में थोड़ा सा, अब वो पॉइंट मिलेगा तभी ये बैलेंस होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इस पे, अगर इस पे ये रुक गया, देखिए रुक गया ना यहाँ पे, तो अब ये क्या होगा? ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, तो कहीं बीच में होगा, ठीक। तो ऐसे ही जब लड़की खड़ी होगी तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर चला जाएगा, अभी कहाँ है? नीचे है। और जैसे ही ये ऊपर जाएगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ चला गया? पहले यहाँ कहीं था, अब थोड़ा ऊपर चला गया, अर्थात इसकी जो लंबाई थी, जो हम लोलक, इसको एक लोलक समझिए, तो अब लोलक की लंबाई क्या हो गई? घट गई। क्या हो गई? घट गई, क्योंकि लड़की खड़ी हो गई, सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया। बैठी थी तो सेंटर ऑफ मास नीचे था, तो जैसे ही एल ऊपर सेंटर ऑफ मास जाएगा तो एल की लंबाई घट जाएगी, और एल की लंबाई घट जाएगी तो टी की वैल्यू घट जाएगी। और जब टी की वैल्यू घट जाएगी, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि आवर्तकाल, ये टी तो आवर्तकाल है, इसे क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। और ये बता दूं, अगर टी घट गया
तो अब लड़की धीमे, झूला तेज होगा या धीमे होगा? झूला तेज हो जाएगा। तो इसलिए आप देखते होंगे जब झूले को तेज करना होता है तो जो बैठा, झूले पे बैठा लड़की है, बच्चा है, लड़की व्यक्ति है, वो खड़े होके ज्यादा उसे तीव्रता दे सकता है, बैठ के नहीं। क्यों? क्योंकि खड़े होने पे सेंटर ऑफ मास आपका ऊपर उठता है और जो प्रभावी लेंथ है वो घट जाती है, आवर्तकाल घट जाता है और तीव्रता बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और खड़े हो जाने पर उसका आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछा है राजस्थान पीसीएस में, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है। अब देखिए, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है। अब सोचिए, ठंडी में चलेगी, बरसात में चलेगी, गर्मी में चलेगी, किस में चलेगी? या बसंत में चलेगी? अगर 4 ऋतु, पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में तीव्र चलेगी? तीव्र। अब देखो कॉन्सेप्ट समझो कि अगर घड़ी को तेज चलना है, घड़ी को तेज चलना है तो घड़ी का आवर्तकाल क्या होना चाहिए? कम, क्योंकि कम समय लगेगा तो अच्छी, इसका मतलब तेज चल रहा है। अब कम समय लगेगा, इसका मतलब टी, जो टी है क्या होना चाहिए? कम। टी कम होने के लिए क्या चाहिए हमें? जी तो कुछ मतलब नहीं है, मौसम से हमारा ग्रेविटी तो प्रभावित होगा नहीं। जी से प्रभावित होगा क्या? जो मौसम से प्रभावित होगा क्या? वो लेंथ है। तो गर्मी में लेंथ क्या होती है? अगर लोलक की लंबाई क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि गर्मी प्रसार देती है। ठंडी क्या करती है? ठंडी संकुचित कर देती है। तो अगर ठंडी का मौसम हो, ठंडी का मौसम रहेगा T = 2 पाई रूट L बाई जी। तो अगर ठंडी का मौसम रहेगा तो जो लेंथ होगी क्या हो जाएगी? ठंडी क्या करती है? चीजों को सिकोड़ देती है, गर्मी उसको प्रसार देती है। अभी कोई आपके पास चिमटा हो, उसका हल्का गर्म करो, देखो फैल जाएगा। तो गर्मी प्रसार करती है क्योंकि वो ऊर्जा देती है, तो अणु थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं। और ठंडी से क्या होता है? ठंडी ऊर्जा खींचती है तो अणु थोड़ा सा नजदीक आ जाते हैं। तो L क्या होगा? घट जाएगा, और L घटेगा तो T घट जाएगा। तो कह रहा है कि किस मौसम में घड़ी तीव्र चलेगी? तो तीव्र चलने का मतलब टाइम कम लगे। टाइम कम कब लगेगा? जब लोलक की लंबाई कम रहेगी। तो लंबाई कब रहेगी? जब मौसम ठंडी का होगा। तो अर्थात ठंड के मौसम में घड़ी तीव्र चलेगी। इसको आप नोट कर लीजिए, ठंड के मौसम में घड़ी तीव्र। और कौन सी? लोलक वाली, ये नॉर्मल नहीं, इसमें कोई लोलक नहीं होता, ये पुरानी घड़ियों की बात चल रही है। पेंडुलम की जो घड़ी होगी वो तीव्र हो जाएगी। ठीक, पेंडुलम वाली घड़ी तीव्र हो जाएगी। इस प्रकार से लगभग हमने यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन बचा हुआ लास्ट हमारा, अब ये कंप्लीट करेंगे। यूपीपीसीएस 2012 का है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? देखो, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता, मैं आपको बताऊं इसको। चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? यूपीपीसीएस 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यूपीपीसीएस 2012 में तो देखो ऐसा है कि चंद्रमा पर, देखिए आपको ये बात पता है कि चंद्रमा पर ग्रेविटी कम होती है, और चंद्रमा पर गैसें थी, अगर मान लो गैसें हैं तो ये गैसें रुक क्यों नहीं रही हैं? कह रहे हैं वायुमंडल क्यों नहीं है? अपने यहाँ वायुमंडल क्यों है? क्योंकि अपने यहाँ ग्रेविटी अच्छी खासी है। अब यहाँ पे क्या है कि जो ग्रेविटी है, और ग्रेविटी से जो क्या होता है? पलायन वेग होता है। आपको पता है पलायन वेग का फार्मूला? पलायन वेग होता है √2GRE, ये होता है √2GRE। अर्थात ग्रेविटी अगर ठीक ठाक रहे तो ही पलायन वेग ज्यादा होगा, और त्रिज्या ज्यादा हो तो। अब चूंकि पृथ्वी, जो चंद्रमा है ना, इसका जो पलायन वेग होता है, यह गैसों के वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इसको मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, जो गैसों का होता है ना वर्ग माध्य मूल वेग, इसको मोटे तौर समझिए कि जो गैसों का जो वेग होता है, जो नॉर्मली गैसें ट्रेवल करती हैं वहां, उनका जो वेग होता है वहां के पलायन वेग से ज्यादा होता है।
क्योंकि वहां ग्रेविटी कम है। तो ग्रेविटी कम होने का पलायन वेग कम होता है और वर्गवाद मूल वेग ज्यादा होता है। तो गैसें क्या होती है, वो पलायन वेग, चूंकि पलायन वेग क्या है, ऐसा वेग जो प्राप्त होने पर वस्तु, पिंड, पदार्थ, गैसें उस ग्रह को छोड़ के, मतलब उस ग्रह पे वापस नहीं लौट पाती है, उसे क्या बोलते हैं, पलायन वेग। अब पलायन वेग ही वहां कम है तो वहां गैसें टिकेंगी नहीं, क्योंकि जो गैसों का वेग है पलायन वेग से ज्यादा है, तो वो वहां से रुकती नहीं है, इसी कारण वहां वायुमंडल नहीं बनता। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2012 का क्वेश्चन। चंद्रमा पर पलायन वेग देखिए बहुत कम होता है, इसी कारण ये होता है कि वहां का गैसों का वायुमंडल जो है जो वहां पे बन नहीं पाता। इस प्रकार हमने जो हमारे नियम थे उसको हमने डिस्कस किया, गति के, ग्रहों की गति के नियम और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन। देखिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो ये काम नहीं करने आता कि हम यहाँ खाना पूर्ति करने आए कि हाँ हमने ये कर दिया, हो गया हमारा कंप्लीट, ये चैप्टर खत्म हो गया। हमने डिटेल में आके यूपीपीसीएस, यूपीएससी 2 बार कौन सा क्वेश्चन आया, 3 बार कौन सा क्वेश्चन, सब डिस्कस किए अच्छे से। तो देखिए यही है क्वालिटी, केवल क्वांटिटी नहीं, हम आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो जो हमारा विजन है हमारी एकेडमी का, क्लास एमएट एकेडमी का, कि कम से कम समय में और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी दें और आपका स्कोर बेहतर हो सके, तो आप इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जो वीडियो आपको पसंद आती है उसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हम बनाए रखें। और अगले लेक्चर में हम आएंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस लेक्चर को हम यही विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी, ये विश्वास अपने अंदर बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।